हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्टीमेट एजुकेशन सेंटर पर। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे वो है बीए फाइनल ईयर का एग्जाम है पॉलिटिकल का फर्स्ट पेपर, जिसमें वेस्टर्न थिंकर्स की बुक चलती है। उस पे हम एक सीरीज का मास्टर वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और जो भी आपके साथ फ्रेंड्स है जो बीए फाइनल ईयर की अभी एग्जाम देंगे 18 तारीख को, उनके साथ शेयर कर दे, लाइक कर दे और कमेंट कर दे। चलो ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले जो 20 नंबर में जो क्वेश्चन आएंगे वहां से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखना, सीरीज ओपन करके बैठना। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक का महत्व समझाइए। तो देखिए, इस बुक में हम पढ़ेंगे तो वेस्टर्न थिंकर के बारे में समझेंगे, जिसमें सबसे पहले है प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं रिपब्लिक क्या है। अगर हम प्लेटो के जीवन के बारे में जब स्टार्टिंग से देखते हैं तो वहां पे हम इसके बारे में जो उनका व्यक्तित्व में किस प्रकार का बचपन में घटनाएं घटी वो सब के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए, इस ग्रंथ में क्या क्या ग्रंथ पुस्तक में क्या है। तो इसका एक तो देखो, इसमें अध्ययन है नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा, दर्शन, कला आदि सभी से संबंध रखता है। यह संपूर्ण मानव जीवन का दर्शन है। देखिए, इस पुस्तक को समझने के लिए यह एक केवल शॉर्ट वीडियो है। यहाँ पे आपको केवल सीरीज में कैसे लिखना है, 80% 70% तक अंक कैसे लेकर आने हैं वही समझना है। अभी अगर एक एक टॉपिक पर ज्यादा चर्चा करेंगे तो वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। लगभग 50 घंटे में भी ये बुक पूरी नहीं होगी, इसीलिए आपको 6 घंटे में बस कैसे भी करके इसको पेपर को पास करना है। लॉकडाउन की वजह से तैयारियां सबकी रुक चुकी है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो के आदर्श राज्य का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो देखिए, आदर्शात्मक जो राज्य है प्लेटो का, उसकी आलोचना करनी है। और वो उसका आधार क्या है, तो उसका आधार है रिपब्लिक पुस्तक। अब रिपब्लिक पुस्तक में उसने क्या क्या बोला कि जिसके आधार पर उसकी आलोचना की जा रही है। तो देखिए, पहले तो हम प्लेटो ने जो आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया था उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो आदर्श राज्य समझना चाहिए हमें पहले। अब आदर्श राज्य क्या होता है, तो आदर्श राज्य वही होता है कि उसकी जो थिंकिंग थी उसके अनुसार कैसा राज्य होना चाहिए था, वो आदर्श राज्य था। अब देखो, प्लेटो के अनुसार उसके जो थे क्या क्या विशेषताएं आदर्श राज्य की, तो वो देखिए, दार्शनिक शासक था फर्स्ट टॉपिक। अब दार्शनिक शासक का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जो राजा होना चाहिए वो दार्शनिक होना चाहिए। जो शासन की सत्ता संभाले वो दार्शनिक होना चाहिए। राजा, अब देखो राजा के गुण में क्या है, राजा का हित है वो प्रजा के हित में होना चाहिए। राजा अपना हित है वो प्रजा में मानना चाहिए। प्रजा के हित में, फर्स्ट तो यही है। सेकंड है वो है मनुष्य का सतत रूप से अन्वेषक होना चाहिए, सत्य का साथ देने वाला होना चाहिए। यहाँ पे सत्य का साथ से मतलब है अन्याय के विरोधी होना चाहिए, जो अन्याय बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये दार्शनिक शासक है, इसकी दो विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है। राजा अपना हित प्रजा के हित में समझना चाहिए और सत्य का साथ हमेशा मतलब देना चाहिए, अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। और जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे उपयोगी निरंकुशता। निरंकुशता का मतलब यहाँ पे दादागिरी से है, लेकिन देखो राजा को निरंकुशता दादागिरी भी दी गई है, लेकिन वो उपयोगी दी गई है कि कुछ हद है, कुछ लिमिटेशन है, वहीं तक इसको दी गई है। तो देखिए, यहाँ पे उपयोगी दार्शनिकता से मतलब है एक तो राजा को सर्वोपरि माना गया है। दूसरी बात, अगर राजा सर्वोपरि तो है परंतु वो उपयोगी निरंकुशता का मतलब है एक लिमिट तक है। तो देखिए, यहाँ पे राजा को हटाया भी जा सकता है प्रजा के द्वारा, और एक प्रकार से निरंकुशता होना आवश्यक भी है, क्योंकि अगर राजा को पावर नहीं देंगे तो वो प्रजा को कंट्रोल में कैसे करेगा। इसीलिए जो
रिपब्लिक पुस्तक में प्लेटो ने आदर्श राज्य दिया था, उसका सेकंड पॉइंट है उपयोगी निरूपणता, तो वो जरूरी है। तीसरा पॉइंट है आदर्श राज्य में न्याय की स्थिति। एक बार ये क्वेश्चन पूरा हो जाने के बाद में वापस इसका रिपीट करेंगे तो आपके जो पूरे ये है पॉइंट एक एक आपके वापस जुड़ जाएंगे। आदर्श राज्य में न्याय की स्थिति। तीसरा पॉइंट है न्याय की स्थिति। तो देखो वो न्याय के विरोधी, तो न्याय के है वो पक्ष में होना चाहिए, न्याय के विरोध में होना चाहिए, और राजा को अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, यह है। और चौथा पॉइंट है वो आप देखना, यहाँ पे नागरिकों के 3 वर्ग है। अब नागरिकों के 3 वर्ग कौन कौन से वो देखना आप एक बार। दार्शनिक शासक का वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। दार्शनिक है, आदर्श राज्य की ये विशेषताएं हैं, दार्शनिक है, इसके अलावा सैनिक है और उत्पादक है। यहाँ पे समझना ये तीनों के अलग अलग क्या क्या है। तो देखिए दार्शनिक का काम है वो है शासन सत्ता का संचालन करना, सैनिक का है रक्षा का, और उत्पादक का है उत्पादन करने से, जिसमें किसान आते हैं, जो टैक्स भरते हैं, वो सब आते हैं। आप देखिए एक बार हमने इस क्वेश्चन में किस प्रकार से लिखना है वो देखिए। अभी तक हमने 4 टॉपिक पे बात की है, बाकी का एक बार शॉर्ट में हम कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना बताइए। तो आलोचना बताने से पहले या समझने से पहले हमें इसके आदर्श राज्य की विशेषताएं समझना जरूरी है। तो देखिए आदर्श राज्य जो दिया था वो दिया था रिपब्लिक पुस्तक में। अब रिपब्लिक पुस्तक में दिया तो देखिए आदर्श राज्य का वो दे दिए परिभाषा। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है दार्शनिक शासक। आदर्श राज्य में दार्शनिक शासक होना चाहिए, मतलब जो राजा होगा वो दार्शनिक होना चाहिए, दार्शनिक प्रवृत्ति का। हम पढ़ भी दार्शनिक ही रहे हैं, जो वेस्टर्न थिंकर है तो उनको दार्शनिक ही हम बोलते हैं। राजा अपना हित प्रजा के हित में, मतलब संपूर्ण रूप से प्रजा के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए, अपना जो स्वार्थ है वो अलग साइड में रखना चाहिए। दूसरा है सत्य का साथ देने वाला होना चाहिए, अन्याय का विरोधी होना चाहिए। दूसरा है उपयोगी निरंकुशता, तो राजा को देखो निरंकुशता भी दी गई है। अब यहाँ पे हमने जो अभी इसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं, जो आलोचना में पढ़ेंगे तो वो हम इसके विपरीत जाकर पढ़ेंगे, इसकी आलोचना करेंगे कि दार्शनिक शासक का होना जरूरी है या नहीं है, इसमें क्या कमियां हो सकती है, वो हम आगे बढ़ेंगे तो वही आलोचनाएं बनेगी आगे जाके कि निरंकुशता भी कुछ हद तक है तो किस प्रकार से है, नागरिकों के 3 वर्ग है ये किस प्रकार से है कि इनमें अगर अलग अलग ये डिवाइड कर दिया दार्शनिक सैनिक उत्पादक, तो यहाँ पे किस प्रकार कौन से वर्ग का विकास नहीं हो रहा। तो देखिए आप आगे नेक्स्ट है विशेषीकृत कार्य का सिद्धांत। ये भी मोस्ट है, ये आपके 3 नंबर या 4 नंबर 5 नंबर में भी आ सकता है। विशेषीकृत कार्य का सिद्धांत, विशेषीकृत। अब विशेषीकृत कार्य का सिद्धांत से तात्पर्य क्या है, यहाँ पे तात्पर्य है कि जो ये 3 वर्ग है दार्शनिक सैनिक और उत्पादक, इनका जो विशेषीकृत कार्य मतलब एक विशेष ही कार्य है। अगर सैनिक वर्ग का कोई है तो वो रक्षा का ही कार्य करेगा, जरूरी नहीं है कि वो उत्पादक वर्ग में आइए कर का भुगतान करे। तो यह इसकी आलोचना है, विशेषीकृत कार्य का सिद्धांत है, यह आलोचना हम मान सकते हैं। लेकिन जो उसकी धारणा थी वो उसका मानना था कि किसी भी जो इंसान है उसमें एक फिक्स टैलेंट ही छुपा होता है, उसमें हर प्रकार की जानकारी, हर प्रकार की कार्य करने की कौशलता वो नहीं होती। यह तो मानना था किसका, प्लेटो का, जब इसीलिए उसने विशेषीकृत कार्य का सिद्धांत दिया था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हर इंसान कुछ भी कर सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, अगर प्रैक्टिस करे तो पॉसिबल है। यह उसके सिद्धांत की आलोचना है। नेक्स्ट है शासन नियोजित शिक्षा व्यवस्था। शासन नियोजित शिक्षा व्यवस्था। शासन नियोजित शिक्षा व्यवस्था से तात्पर्य है कि जो शिक्षा का जो मूलभूत आधार है, जो शिक्षा पे कंट्रोल है, वो किसका है, शासन का है। इस पॉइंट का यही मकसद है, यही अर्थ निकलता है। और जो भी शासन
शासन का यहाँ पे तात्पर्य राजा जिस प्रकार के कंट्रोल लगाएगा वहीं से इसका है कि राजा ही इसका पूरा नियोजन करेगा, पूरा प्लान करेगा शिक्षा की। यह आदर्श राज्य का एक टॉपिक है। नेक्स्ट है कुरुचिपूर्ण कला तथा साहित्य पर प्रतिबंध। यह बात बहुत जरूरी है, कुरुचिपूर्ण साहित्य पर प्रतिबंध। कुरुचिपूर्ण साहित्य पर प्रतिबंध, यह पॉइंट अभी हम कुरुचिपूर्ण साहित्य पे प्रतिबंध। यहाँ पे कुरुचिपूर्ण साहित्य है ना, इससे समझो जो अश्लील बुक्स होती है, अश्लील बुक्स साहित्य होता है जो समाज में जिसको पढ़कर नेगेटिविटी या जो गंदे विचार थॉट उत्पन्न होते हैं उन पे प्रतिबंध लगाने का विचार था। किसका? वो था प्लेटो का मानना था कि जो इस प्रकार के साहित्य होते हैं जिनसे समाज में अशांति फैलती है और अलग अलग प्रकार की जो भ्रामक कुरीतियां फैलती है उन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। साहित्य से यही तात्पर्य है, जैसा अभी भी हो रहा है उस पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नर नारियों को मताधिकार। देखिए नर नारियों का मताधिकार, मताधिकार का मतलब होता है 18 वर्ष की उम्र में बिना किसी लिंग के भेदभाव के, किसी भी स्त्री हो पुरुष हो उसके आधार पर किसी जाति हो किसी प्रकार से भेदभाव के वोट देने का अधिकार को मताधिकार कहते हैं। नर और नारियों का मताधिकार, प्लेटो के आदर्श राज्य में नर और नारियों को दोनों का मत देने का अधिकार था। यह भी इसकी एक मुख्य विशेषता है जो उसने कितने सालों पहले ये सिद्धांत दिया था कि नर और नारियों दोनों को मिलना चाहिए। जबकि अभी हम पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री तो वहां तक नारियों को है मत का अधिकार नहीं मिलता। यह इसकी प्रासंगिकता बहुत अच्छी तरीके से बनी हुई है। इस प्रकार हम देख सकते हैं यह तो पूरी आदर्श राज्य की विशेषताएं थी। एक बार वापस देखो इनके आदर्श राज्य की धारणाएं। अगर आपने साल भर मेहनत की है तो यह सब कुछ आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा तो फिर भी आप 60% मार्क्स है वो लेके आ सकते हैं। तो देखिए आदर्श राज्य के एक बार शॉर्ट में देख लिया आदर्श राज्य क्या होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्लेटो। प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। इस रिपब्लिक में क्या दिया हुआ है? आदर्श राज्य की धारणा, आदर्श राज्य की धारणा दी हुई है। अब इस धारणा जो दी गई है पुस्तक में, इस यहाँ पे तो हम इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं परिचय में कि प्लेटो ने कहाँ पे आदर्श राज्य की धारणा दी थी। अब आदर्श राज्य प्लेटो के अनुसार क्या होता है देखिए। सबसे पहले दार्शनिक शासक। अब दार्शनिक शासक में हमने क्या पढ़ा था? जिसका हित है वो प्रजा के हित में होना चाहिए, अन्याय के विरोधी होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा था? इसके अलावा हमने पॉइंट पढ़ा था जो 3 भागों में विभाजित था समाज, 3 भागों में विभाजन। इसमें था दार्शनिक, सैनिक, उत्पादक। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? कुरुचिपूर्ण साहित्य। ये एक बार आप ना इसको क्रम से लिखेंगे तभी याद रहेंगे। एक था उपयोगी निरुकुशता, मतलब राजा को है वो निरुकुशता भी दी गई थी, यहाँ पे कुछ लिमिट में ही दी गई थी। चौथा पॉइंट देखिए आदर्श राज्य में न्याय की स्थिति। आदर्श राज्य में न्याय की स्थिति। 5वां पॉइंट देखिए विशेषीकृत कार्य का सिद्धांत। विशेषीकृत कार्य का सिद्धांत आपको समझा दिया कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए विशेष आदमी की जरूरत होती है, वही विशेषीकृत कार्य का सिद्धांत है। ये सिद्धांत है ना, इसकी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी आलोचना बनेगी आगे जाके। अभी हम विशेषता पढ़ रहे हैं, आगे आलोचना पढ़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट देखिए शासन नियोजित शिक्षा व्यवस्था।
और बोर्ड पे आप अच्छी तरीके से आई कांटेक्ट है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे रखना। शासन नियोजित शिक्षा व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो है कुरुचिपूर्ण कला तथा साहित्य पर प्रतिबंध। बस आपको एक बार पॉइंट देख के जाना है, पॉइंट से सब कुछ याद आ जाएगा कि कुरुचिपूर्ण साहित्य क्या होता है। कुरुचिपूर्ण साहित्य पे प्रतिबंध। नेक्स्ट देखिए, नर नारियों को मताधिकार। इस प्रकार ये तो प्लेटो की जो आदर्श राज्य की धारणाएं थी वहां पे ये विशेषताएं हैं। ठीक है सर जी, समझ में आएगी। अब देखिए, अभी में इनकी पढ़ेंगे आलोचनाएं। देखिए एक बार में आपके समझ में नहीं भी आएगी ना तो मुझे जज मत करना है, क्योंकि आपने कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो उस बात पे डिपेंड करता है। अब हम इसकी पढ़ते हैं आलोचना। आलोचना में हमारा जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो नेगेटिव होता है, तभी हम बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव होने से नहीं चलेगा, फैक्चुअल चलेगा कि फैक्ट में इसकी आलोचना किस प्रकार की जाएगी। तो देखिए, व्यक्ति स्वतंत्रता की आलोचना। यहाँ पे व्यक्ति स्वतंत्रता की आलोचना से क्या मतलब है, देखिए जो प्लेटो ने आदर्श राज्य की धारणा दी थी, जो आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया था, वहां पे व्यक्ति की स्वतंत्रता का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया था। यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बाकी सीरीज में शब्दों का खेल अलग हो सकता है, बाकी इजी में यही बोलना चाहता है। सेकंड आलोचना है इसकी, देखिए विशेषीकृत कार्य के सिद्धांत की आलोचना। विशेषीकृत कार्य के सिद्धांत की आलोचना। दूसरा, मैंने ये समझा दिया कि कोई इंसान कुछ भी कर सकता है, विशेषीकृत कार्य का सिद्धांत जरूरी नहीं होता, हर किसी पे अप्लाई नहीं होता। तीसरा है शासक वर्ग की निरंकुशता। शासक वर्ग की निरंकुशता। हमने पढ़ा था कि जो आदर्श राज्य में एक शब्द पढ़ा था उपयोगी निरंकुशता पढ़ा था, तो यहाँ पे इसकी आलोचना की गई है। चाहे उपयोगी हो निरंकुशता तो किसी भी प्रकार की हो, किसी भी शासक को उसकी आलोचना की जाएगी, क्योंकि अगर उसे थोड़ा सा भी अगर इस प्रकार का लगेगा कि उसके पास ज्यादा पावर है तो वो जरूर कुछ ना कुछ गलत साइड और चलेगा, तो यह इसकी ना आलोचना हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आवश्यक शासकीय तत्वों की अपेक्षा। आवश्यक शासकीय तत्वों की अपेक्षा। अब शासकीय तत्वों की अपेक्षा से क्या है वो देखो। अब शासन में जो तत्व होते हैं, जैसे अलग अलग पदाधिकारी होते हैं, अलग अलग नियम होते हैं, ये क्या होती है, शासन के तत्व होते हैं। तो जो शासन के तत्व के बारे में है उसने प्लेटो ने कहीं भी जिक्र नहीं किया, तो यह भी इसकी कमी थी। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं तो वो है उत्पादक वर्ग की अपेक्षा। उत्पादक वर्ग की अपेक्षा से यहाँ पे समझिए, तो देखिए पॉइंट पे आइए उत्पादक वर्ग की अपेक्षा। जो हमने पढ़ी थी प्लेटो की अवधारणा में, जो आदर्श राज्य की अवधारणा पढ़ी थी, वहां पे उत्पादक वर्ग के लिए कोई अधिकार नहीं दिया गया था। तो ये क्या है, ये जो प्लेटो ने आदर्श राज्य दिया था अपनी पुस्तक रिपब्लिक में, यह उसकी सबसे बड़ी कमी बोल सकते हैं हम। जो उत्पादक वर्ग है सब कुछ यही है, पूरे सिस्टम का बेस ही यही है, और इसको कोई अधिकार नहीं दिया गया, तो यह भी एक कमी है। नेक्स्ट पे हम करते हैं दास प्रथा की मौन स्वीकृति। देखिए दास प्रथा की मौन स्वीकृति। यहाँ पे मौन शब्द में पूरा खेल छुपा है। अब देखिए जो जिस समय ये प्लेटो हुआ था यूनान के लगभग हुआ था, ईरान के समय,
तो उस समय देखिए दास प्रथा की मौन स्वीकृति से क्या मतलब है, जो जिस समय पे ये हुआ था कौन प्लेटो, उस समय दास प्रथा मौजूद थी। तो इसने क्या किया, मौन स्वीकृति का मतलब है जो दास प्रथा थी उसके ऊपर अपने कोई विचार नहीं किए, ना ही तो उसकी आलोचना की ना ही उनकी प्रशंसा की। तो यह भी उनकी आलोचना बनती है कि यह ना मौन स्वीकृति दे रहा था दास प्रथा की। यह भी इसकी जो आदर्श राज्य की उदाहरण है उसमें एक कमी छुपी हुई है, एकदम इजी है। अब देखिए एक अरस्तु द्वारा आलोचना, अब मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूं, देखो SPA, एस का अर्थ है यहाँ पे सुकरात, जो अपने बीए फाइनल ईयर में नहीं है लेकिन यूपीएससी में चलता है ये बहुत अच्छे लेवल में। यहाँ पे प्लेटो और यहाँ पे चलता है अरस्तु। अब देखिए अरस्तु प्लेटो, तो सुकरात का यहाँ पे अरस्तु का गुरु प्लेटो और प्लेटो का गुरु है सुकरात, ये याद रखना आप। SPA जो सबसे पहले सुकरात हुआ था उसके सिद्धांतों की कमी निकाली थी प्लेटो ने, और जो प्लेटो हुआ था उसकी कमी निकाली थी अरस्तु ने। तो अब अरस्तु जो आदर्श राज्य की धारणा जो प्लेटो ने दी है वो उसकी कमियां निकालेगा कौन, अरस्तु। तो यहाँ पे एक अलग ही पॉइंट बन जाता है कि अरस्तु द्वारा निकाली गई आलोचना, या हम कुछ भी बोल सकते हैं, इसकी कमियां भी बोल सकते हैं, आलोचना। अब देखो प्लेटो अरस्तु के विचार है वो प्लेटो के विचार से किस प्रकार मतभेद थे। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अरस्तु की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। इस पॉलिटिक्स पुस्तक में ना इसने आलोचना की, वो देखिए कौन कौन सी आलोचनाएं की। तो देखिए वो है अनुचित साम्यवादी योजना, अनुचित साम्यवादी योजना। अब साम्यवाद क्या होता है, हम रूस की क्रांति में पढ़ेंगे 1917 में बोलेस्वी क्रांति, वो अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, उसमें यहाँ पे ये साम्यवाद का पूरा टॉपिक चलेगा और किस प्रकार शीत युद्ध हुआ था, वहीं से है यहाँ पे साम्यवाद का बोलेस्वी क्रांति भी कहते हैं। अप्रैल थीसिस वाला वो पूरी घटना का बनेगा, कम से कम 4 घंटे लगेंगे। तो देखिए अनुचित साम्यवाद है, तो जो प्लेटो ने जो अपने राज्य में अवधारणा दी थी साम्यवादी धारणा की, वो साम्य धारणा थी वो अनुचित थी। कैसे थी देखिए, पहले वो प्लेटो ने क्या दी थी वो देखो, इसने साम्यवाद की किस प्रकार की धारणा दी थी। साम्यवाद का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो, ठीक है। साम्यवाद का मतलब है किसी भी प्रॉपर्टी है या कोई भी संपत्ति है उस पे पूरे समाज का जब अधिकार होता है तो उसे क्या बोलते हैं, समाज का अधिकार। आप याद रख लेना, किसी भी प्रकार से समझ लेना, समाज का अधिकार हो तो वो होता है साम्यवाद। अब प्लेटो ने क्या किया वो देखिए, प्लेटो ने बोला था कि स्त्रियों और संपत्ति का साम्यवाद किया, इसने बताया था। अब स्त्रियों का साम्यवाद से मतलब है एक स्त्री है वो पूरे समाज की है, यही उसके साम्यवाद की जो था ये नियम था। तो यह बहुत अनुचित था, किसकी नजरों में, अरस्तु की नजरों में, और अभी भी है। तो यह भी आपको समझना है कि अनुचित साम्यवाद किस प्रकार का था, आप समझ सकते हैं, जो प्लेटो ने दिया था अपने आदर्श राज्य में। ये क्वेश्चन है, एक छोटे वाले क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि प्लेटो का है वो संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद का सिद्धांत है, तो वो यही साम्यवाद का सिद्धांत है कि प्लेटो ने बोला था कि समाज में जितनी भी संपत्ति है और स्त्रियां हैं उन पे पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। तो ये इसकी आलोचना है, ये किसने की, तो ये अरस्तु ने की थी। सेकंड आलोचना देखिए तो वो है राज्य में पूर्ण एकता संभव नहीं। ये भी बढ़िया पॉइंट है। ये जितने भी पॉइंट है ये सब हम अपने प्रैक्टिकली राज्य में देख सकते हैं, तभी आपके अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। राज्य में पूर्ण एकता संभव नहीं, कम से कम 25 मिनट लगेंगे एक क्वेश्चन में, हो जाएगी लगभग ये 5-6 घंटे में हो जाएगी। 20 क्वेश्चन है। संपूर्ण राज्य में पूर्ण एकता असंभव। अब यहाँ पे समझिए असंभव क्या मतलब है। जब प्लेटो ने बोला था कि आदर्श राज्य है, संपत्ति का एक अधिकार हो, यह सब कब मुमकिन है, यह तभी मुमकिन है जब राज्य में पूर्ण एकता हो। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली या व्यवहार में हम देखते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि पूर्ण राज्य में है एकता हो। यह इसकी क्या थी, आलोचना थी। नेक्स्ट देखिए, राज्य समाज का 2 विरोधी वर्गों में विभाजन। समाज का 2 विरोधी वर्गों में विभाजन।
अब देखिए बिल्कुल एकदम इजी है, बस समझना है। अगर आपने साल भर अच्छी तरीके से पढ़ लिया ना तो ये आपके 100 में से 100 मार्क लेके आने वाला वीडियो है, बूस्ट कर देगा आपको पूरी तरह से। पूरे लॉकडाउन की जितने भी जो वो क्या बोलते हैं उसे जकड़न थी ना, वो सब की सब टूट जाएगी। देखो समाज में दो विरोधी वर्गों का कैसे विभाजन होगा। तो देखिए एक वर्ग था, हमने पढ़ा था दार्शनिक, एक पढ़ा था हमने सैनिक, एक पढ़ा था उत्पादक। अब देखो उत्पादक ही उत्पादक अगर कर देगा तो ये परेशान होकर विरोध करेगा कि नहीं करेगा, तो ये दो वर्गों में क्या होगा, विवाद वो होगा, विरोध होगा। यही अरस्तु ने बोला था कि समाज का दो विरोधी वर्गों में विभाजन। इस प्रकार हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको लिखना है। प्लेटो से स्टार्ट करना है, रिपब्लिक पुस्तक से आदर्श राज्य की विशेषताएं लिखनी है। फिर आदर्श राज्य की विशेषताओं से आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर उन्हें ही विशेषताओं पे आपको उनकी कमियों पे उजागर करना है। एकदम इजी है, एक बार आप वापस देख लेना अच्छी तरीके से, 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियो में पूरा देखिए, मजा आने वाला वीडियो है, कुछ भी नहीं छूटेगा। राजा वन वीक की सीरीज है, तो इसमें से आपको पता है पूरे 80% क्या 90% क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो के न्याय की अवधारणा। वहां पे हमने एक छोटा सा पॉइंट लिया था न्याय की अवधारणा, इसमें हम पूरा क्वेश्चन ही देखते हैं 20 नंबर का, प्लेटो की न्याय की अवधारणा। देखिए प्लेटो के न्याय की अवधारणा क्या है, तो देखिए हम पूरा समझते हैं। प्लेटो की पुस्तक का नाम तो याद हो गया आपका, क्या है, प्लेटो की पुस्तक का नाम रिपब्लिक नहीं है क्या, रिपब्लिक। और अरस्तु की पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल। तो देखिए जितना भी हम जो भी पढ़ेंगे ना अरस्तु के बारे में, तो उसका ऑथेंटिक स्रोत एक ही है, वो है रिपब्लिक। और रिपब्लिक जो न्यूज चैनल है उसका कौन है, जर्नलिस्ट मुख्य अर्नब गोस्वामी, वही है, काफी चर्चा में है, वही है ये रिपब्लिक वाला। अब देखो ये पुस्तक है, ये तो आपको ना 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। जितना भी हम पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में वो सब कुछ रिपब्लिक के हिसाब से ही पढ़ेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे न्याय की अवधारणा। अब न्याय की अवधारणा पढ़ने से पहले हम जो तत्कालीन नगर राज्य में क्या क्या बुराइयां थी, अगर बुराइयां हुई तभी तो हम न्याय की मांग करेंगे, न्याय पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए अज्ञान और अकुशलता का शासन, इसमें फर्स्ट देखिए, पहले हम हेडिंग लगाते हैं राज्य में व्याप्त बुराइयां। क्या क्या बुराइयां थी, तो देखिए अज्ञानता, और ये अभी भी लागू होता है, अज्ञानता और अकुशलता का शासन। अभी भी हम देख सकते हैं कि जो निर्वाचन पद्धति है वहां पे अज्ञानता और अकुशल लोग जातिवाद की भावना की वजह से या किसी भी प्रकार की जो बहुसंख्यक संख्या होती है उसके आधार पर शासन और सत्ता में आते हैं, जिनको कोई भी ज्ञान नहीं होता किस प्रकार की नीतियां बनानी है, वो हम अभी भी प्रैक्टिकली में देख सकते हैं। तो यहाँ पे सोचने लायक बात यह है कि ये कितने साल पहले ही जो हम अभी तक नहीं समझ रहे वो सब धारणाएं पहले ही दे चुके हैं। अकुशलता का शासन व्याप्त था वहां पर। अब आप सोच सकते हैं हम अभी इनको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इतने साल पहले इस प्रकार का है वो अपने जीवन में बता दिया था शासन। अब देखिए अज्ञानता और अकुशलता का शासन है तो वो किस प्रकार से था। यहाँ पे इस शब्द को समझने के लिए पहले ना आपको यूनान और ईरान की सभ्यता है वहां से इनका लिंक है कि जो सोफिस्ट थे। अब सोफिस्ट कौन थे, ये सोफिस्ट है, ये ज्ञान की विद्वान पुरुष होते थे ना। जो यूनान की सभ्यता हम पढ़ेंगे, विश्व की सभ्यता में हम पढ़ते हैं ना, चीन की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, चाइना की सभ्यता, इसके अलावा मिस्र की सभ्यता। तो यहाँ पे रोम और यूनान की सभ्यता से इनका लिंक है। एथेंस, स्पार्टा, वो अपनी जो वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज चल रही है वहां पे बहुत डिटेल में होने वाला है। ये सब के सब टॉपिक होंगे, एक बार केवल आप एग्जाम कर लो, इसी के पर्पज से हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको केवल पास होने लायक बताया जा रहा है। तो देखिए सोफिस्ट थे ना, इन्हें ज्ञान की वेश्या भी कहा जाता था, ज्ञान की वेश्या। और वेश्या का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, बिकाऊ होता है, इसका मतलब यही होता है। और ये कथन किसका है, ये कथन है सुकरात का। सुकरात को जिंदा जला दिया था
उसी एथेंस और स्पार्टा की सभ्यता में पढ़ेंगे। तो ज्ञान की वेश्या इसीलिए कहा था कि जो उस समय में जो ज्ञानी पुरुष थे वो अपना ज्ञान देने के लिए पैसे लेते थे, इसीलिए उन्हें ज्ञान की वेश्या कहा था। किसने? सुकरात ने। और ये सोफिस्ट थे, यही इन्हीं पे डिपेंड करता था कि किस प्रकार का शासन है। ये अपने फायदे के अनुसार राजा बनाते थे। तो ये इस जो फायदे के लिए शासन राजा बनाते थे, तो वहां पे जो पद पर आते थे वो अज्ञान और अकुशल लोग आते थे। ये क्या है? ये वहां पे याप्त बुराइयां हैं और इनका वहां पे पढ़ेंगे कि न्याय की अवधारणा में क्या है। समाज की एकता नष्ट हो गई थी। दूसरा देखिए, अब समाज की एकता नष्ट क्यों हो गई थी, ये हमने पिछले क्वेश्चन में ही देख लिया था। क्योंकि वहां पे क्या था? 3 वर्गों में समाज डिवाइड हुआ था। तो वहां पे एकता तो कैसे होती? क्योंकि बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा तो वहां पे विरोध होगा, संघर्ष होगा। अगर कोई आंदोलन होता है तो उसकी सबसे मुख्य जो कारण होता है वो यही होता है कि एक वर्ग का अगर शोषण होता है तो वो उफान मार के आंदोलन करता है। सेम टू सेम यही है, समाज की एकता समाप्त हो गई थी। देखिए, अब समाज की एकता समाप्त हो गई, इसको समझाने की जरूरत ही नहीं है। शिक्षा, यहां पे तीसरा पॉइंट है शिक्षा पद प्राप्ति का साधन बन गई थी। तो ये भी देखना, ये भी बहुत अच्छा है। अगर वहां पे कोई पढ़ा लिखा जाता था, जो सोफिस्ट बनता था पढ़ लिख करके, तो किस लिए बनता था? राजा के अंडर में अधीन काम करने के लिए। तो शिक्षा सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद से की जाती थी कि किसी भी प्रकार से हम शासक वर्ग, जो दार्शनिक वर्ग था, वहां पे पहुंच जाए। तो ये 3 प्रकार की याप्त बुराइयां थी। अब इनका क्या निवारण था उसका देखिए, हम देखिए। अब हम प्लेटो के द्वारा जो 3 प्रकार के नियम दिए गए थे वो देखते हैं। समाज में याप्त बुराइयां देख ली, अब देखते हैं हम। तो देखिए, न्याय सिद्धांत की व्याख्या। अब न्याय सिद्धांत की व्याख्या, तो इसने भी ना न्याय भी 3-4 प्रकार के। एक तो परंपरागत न्याय अलग है, कि परंपरागत मतलब जो परंपराओं के अनुसार चला आ रहा था, तो वो देखिए परंपरागत न्याय। देख सकते हैं आप परंपरागत न्याय किस प्रकार का। तो देखिए, इस समर्थक के प्रतिपादक है वो देख लेना आप। शेपल्स, उसके पुत्र पोलीमार्क्स, लाइसियस और यूथाइडेमस थे। इसके जो समर्थक थे वो आप देख लेना, पोलीमार्क्स, लाइसियस और यूथाइडेमस थे। परंपरागत नैतिकता के आधार पर खड़ी न्याय की यह धारणा सत्य बोलने और दूसरों के ऋण चुका देने की न्याय मानती है। हाँ, अब देखिए, अब पूरा आप देखिए। पहले तो इसके समर्थक है वो देख लेना। ये समर्थक वाला क्वेश्चन है ये ना। अगर बड़ी लेवल का एग्जाम होता है तो वहां पर 20 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन इसका समर्थक है, कौन इसका समर्थक नहीं है, या किसी विद्वान का कोई कोटेशन दे देते हैं तो वो भी पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे पोलीमार्क्स, ये पोलीमार्क्स एक पकड़ लो, बाकी आप सीरीज में देख लेना। अब यहाँ पे परंपरागत सिद्धांत से क्या मतलब है? देखिए, प्लेटो का मानना था कि अगर हम जो परंपराओं के अनुसार चला आ रहा है तो हम एक तो सत्य बोले, इसके अलावा किसी का ऋण चुका दे। देखिए, सत्य बोलना और किसी का भी क्या कर देना, ऋण चुका देना। ये क्या है? ये उस समय ये न्याय की पद्धति चल रही थी, परंपरागत न्याय की पद्धति। किसके पहले? प्लेटो के पहले। अब सत्य बोलना क्या न्याय है, ये बताइए आप। सत्य बोलना न्याय है क्या? बिल्कुल भी नहीं है सत्य बोलना न्याय। मान लो कोई इंसान झूठ बोल रहा है किसी के फायदे के लिए, मान लो कोई किसी की जान बचाने के लिए सत्य बोल रहा है। तो देखिए, सत्य बोलने से क्या होता है, कभी कभार किसी के रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। तो हर बार सत्य बोलना जरूरी नहीं है, ये मानना था किसका? प्लेटो का। तो देखिए, हर बार सत्य बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार क्या गलतफहमी में भी कुछ भी हो सकता है। तो यही इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा एक ऋण चुका देना। अब ऋण चुका देना भी न्याय है क्या? ऋण चुका देना भी न्याय नहीं है। मान लो 50 पैसे दिए आपको और 50 पैसे आपको वापस कर दिए, वो तो न्याय ठीक है। अब एक आप ताजा सा एग्जांपल ले लीजिए कि
तो देखिए ऋण चुका देना भी न्याय नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए मैंने मान लो आपसे एक कुल्हाड़ी लेके आया था, 3 महीना पहले मैंने वो कुल्हाड़ी लेकर आए और आज आप पकड़ा के चले गए, तो क्या ये न्याय है? तो ये न्याय नहीं है। क्या पता आज मेरा माइंड है वो खराब हो जाए, पागल हो जाऊं और मैं उसी कुम्हाड़ को है आपको मार दूं या मैं खुद के लगा लूं, तो ये भी न्याय नहीं है। इसीलिए परंपरागत न्याय को ना किस प्रकार से उसने मतलब गलत ठहराया था, तो ये देखना आप परंपरागत न्याय। ये क्वेश्चन है ना आप बुक पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत अच्छे अच्छे करेंगे एक एक का। यहाँ पे केवल आपको पासिंग मार्क्स लेके आने हैं, तो इसीलिए वहां पे एक एक शब्द पे ही होगी चर्चा, जो वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज चल रही है वहां पे। अब नेक्स्ट है एक उग्रवादी। उग्रवादी जो न्याय की धारणा वो देखिए, उग्रवादी न्याय की धारणा, इसका जो समर्थक था वो देखिए। पहले तो इसका समर्थक था थेलीमेक्स। थेलीमेक्स था, क्या था? थ्रेसीमेक्स नाम का था इसका। थेसीमेक्स है इसका जो था, क्या था? समर्थक था। अब देखिए ये सिद्धांत क्या कहना चाहता है। ये सिद्धांत कहना चाहता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये सिद्धांत क्या गलत है? सही है या गलत है? ये उस समय में ना सिद्धांत चल रहे थे, तो प्लेटो ने ना इनका खंडन किया था। ये है यहाँ पे समझने की। तो प्लेटो ने ये सिद्धांत का किया था खंडन, और तर्क क्या दिया था देखिए, कि जो दार्शनिक राजा होता है, जो शासन होता है, उसको प्रजा के हित में भी कार्य करना चाहिए। प्रजा के हित में भी कार्य करना चाहिए, क्योंकि प्रजा भी किसका अंग है, किसका भाग है? वो भी तो किसका भाग है? राज्य का है कि नहीं है? तो ये भी सही है कि नहीं है बात। इस प्रकार उसने दो सिद्धांतों का क्या कर दिया? खंडन। एक तो परंपरावादी का, एक इसके अलावा उग्रवादी का। इसके अलावा एक और सिद्धांत है, उसका नाम है यथार्थवादी सिद्धांत। यथार्थवादी सिद्धांत। अब यथार्थवादी सिद्धांत से यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा गया शिशु, जो न्याय है वो भय का शिशु है। इस सिद्धांत का देखो अर्थ क्या है? न्याय किसका है? न्याय भय का शिशु है। अच्छा अब आप एक बात बताओ, अगर किसी इंसान को न्याय दिलाना है या किसी इंसान में इंप्रूवमेंट करना है, सुधार करना है, मान लो कोई बड़ा अपराधी है, तो क्या भय से सुधार सकते हैं हम उसे? तो हम उसे नहीं सुधार सकते। तो इसका भी किसने खंडन किया? इसका भी खंडन किसने किया? तो इसका खंडन प्लेटो ने किया था, और उसने एक तर्क दिया था, वो देखिए, न्याय भय की प्रवृत्ति पर आधारित है, ये बिल्कुल गलत है। वह न्याय को आत्मा का आंतरिक गुण मानता था। मतलब जब तक उसके अंदर से आवाज नहीं आएगी ना कि अच्छे काम और बुरे काम ने, तब तक वो नहीं उसमें सुधार हो सकता। न्याय को आंतरिक आत्मा मानता था, वो आंतरिक आत्मा। और ये प्रैक्टिकली भी सही है। अगर कोई है, मान लो आतंकवादी भी है, तो उसको कितना भी पीट लो, कितना भी भय दिखा लो, वो नहीं सुधरेगा जब तक उसके अंदर से आवाज नहीं आएगी। तो यह उस समय में 3 प्रकार के न्याय की अवधारणाएं चल रही थी। अब प्लेटो ने अपनी न्याय की अवधारणा किस प्रकार की दी, तो वो देखिए, या वहां पे उस टाइम में जब कम पढ़ते थे ना, जिस टाइम में ये प्लेटो आते, तो उस टाइम में क्या सिद्धांत चल रहे थे। तो अगर हम किसी सिद्धांत को गलत ठहराते हैं, किसी राइटर को या किसी भी विद्वान को, तो वहां पे पूछा जाता था कि मान लिया ये तो कथन सही है, लेकिन आप बताइए कि आपका कथन, आपके अनुसार इसका कथन क्या होना चाहिए। तो एक तर्क देना जरूरी होता था वहां पे, अगर सिद्धांत चलाया जाता है तो। अब देखो प्लेटो की न्याय की अवधारणा क्या थी। प्लेटो की न्याय की अवधारणा वो 2 प्रकार भागों में बांटते हैं हम पहले। एक तो होती है यहाँ पर व्यक्तिगत, एक होती है सामाजिक। कौन सी होती है? तो सामाजिक होती है। व्यक्तिगत और सामाजिक, यहाँ पे 2 धारणाएं हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, न्याय का व्यक्तिगत स्वरूप 3 तत्वों पर आधारित है: विवेक, शौर्य और वासना। विवेक, शौर्य और वासना।
जो है न्याय है वो किस पे आधारित है? विवेक, शौर्य और वासना। अब यहाँ पे तीनों शब्दों का अर्थ समझना, सीरीज है इसमें नहीं लिखा हुआ। विवेक, शौर्य और वासना। देखिए अगर किसी इंसान में विवेक है, बुद्धि है, और इसके अलावा अगर उसमें शौर्य है, साहस है किसी भी कार्य करने को, बुद्धि है, साहस है और वासना मतलब इच्छा है, तो वो परफेक्ट होता है, वो परफेक्ट न्याय करता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। बुक में इसका और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। और समाज में अगर संतुलन स्थापित करना है तो इन तीनों चीजों का होना आवश्यक है। समाज में ये ना परिचय वाले पार्ट में से है, समाज में संतुलन के लिए तीनों आवश्यक है। संतुलन के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उसकी विशेषताएं कि उसने प्लेटो ने न्याय की सिद्धांत की दी थी, वहां पे किस किस प्रकार की विशेषताएं दी थी। सबसे पहले आप देखिए प्लेटो की न्याय की अवधारणा को दो प्रकार भागों में बांटा गया, व्यक्तिगत और सामाजिक। अब यहाँ पे तीन टॉपिक है, जो तीन शब्द है वो हम बोल सकते हैं समाज में संतुलन के लिए आवश्यक है, तो वो है विवेक, शौर्य और वासना। अब हम पढ़ते हैं प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। प्लेटो के न्याय की प्रमुख विशेषताएं। देखो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, किसकी न्याय की अवधारणा की। अवधारणाएं देखिए, फर्स्ट धारणा क्या है, तो फर्स्ट धारणा व्यक्ति समाज के रूप में, व्यक्ति समाज के रूप में। यहाँ पे समझिए शक्ति समाज के रूप में क्या मतलब है, तो देखिए प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति को एक पृथक इकाई के रूप में मानकर उसके क्रियाकलापों को न्याय की कसौटी पर नहीं परखता है। उसके अनुसार राज्य से पृथक व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, संपूर्ण समाज के एक सदस्य के रूप में उसके कार्यों को मूल्यांकन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सीधा शब्द है व्यक्ति और समाज, इसी पे पूरा अर्थ छुपा है। जो व्यक्ति है वो समाज से अलग नहीं है और समाज है वो देश से अलग नहीं है। तो जो उसकी प्रमुख विशेषताएं थी न्याय की अवधारणा में, तो ये फर्स्ट बनता है व्यक्ति समाज के रूप में है, उसका क्या अंग है। व्यक्ति का अलग कोई अस्तित्व नहीं होता समाज के बिना, देश के बिना। नेक्स्ट पॉइंट है न्याय एक पवित्र भावना है। न्याय एक पवित्र भावना है। न्याय एक कैसी भावना, तो न्याय एक पवित्र भावना है। न्याय से ना अगर हम न्याय के शब्द को भी एक बार उच्चारण करें ना, तो भी हमारे मन में पवित्र विचार आती है। अगर कोई बंदा काम कर रहा है, गंदे काम कर रहा है, तो उसको एक बार न्याय शब्द बोल देने से उसका मन है वो पिघलने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। तो देखिए एक पवित्र भावना जिसके मूलाधार में सहानुभूति, आत्मसंयम और त्याग जैसी मानवीय सद्गुण है। ये शब्द ही अपने आप में ना पवित्र है। अगर इस शब्द को भी अगर आप एक बार उच्चारण करें तो किस प्रकार की भावना आती है, आत्मसंयम की। आत्मसंयम की आती है, त्याग की आती है, दया की आती है। तो ये है न्याय एक पवित्र भावना है, न्याय की एक पवित्र भावना है। तीसरा पॉइंट देखिए न्याय नैसर्गिक गुण के रूप में, नैसर्गिक रूप में है। देखिए न्याय एक नैसर्गिक रूप में, नैसर्गिक रूप का मतलब क्या होता है, देखिए जो जरूरी है उसी के आधार पर दिया गया कि न्याय बहुत जरूरी है समाज में। व्यक्ति और राज्य में तीन नैसर्गिक गुण होते हैं, विवेक, साहस और शुदा। इन तीनों गुणों के संतुलन से ही न्याय उत्पन्न होते हैं। नैसर्गिक गुण कौन कौन से हैं, विवेक, साहस और शुदा। विवेक, साहस और शुदा, ये तीन नैसर्गिक गुण होने चाहिए न्याय के लिए। चौथा पॉइंट देखिए आप, तो चौथा पॉइंट कौन सा है, कार्य की विशेषता। यहाँ पे देखिए कार्य की विशिष्टता और विशेषीकृत वाला सिद्धांत था, उनमें थोड़ा सा अलग है। कार्य की विशिष्टता, अब बताइए न्याय करने का कार्य है वो किसका है, वो एक पर्टिकुलर इंसान का, पर्टिकुलर ब्रांच का ही होना चाहिए जो दक्ष, तो यही यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है हस्तक्षेप।
हस्तक्षेप का मतलब है न्याय की प्रक्रिया में किसी भी शासक वर्ग का क्या होना चाहिए, हस्तक्षेप होना चाहिए, किसी बड़े प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, वरना जो न्याय करने वाली कमेटी है, जो इंसान है, वो दबाव फील करेगा, प्रेशर फील करेगा और उसकी जो निर्णय होंगे उन पे असर किसका होगा, उस प्रेशर का होगा। इसीलिए तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से और व्यवस्थापिका से अलग किया गया है। ये विचारधारा प्लेटो ने बहुत सालों पहले दे दी थी, इसीलिए हम इसको आदर्श मानकर पढ़ाई करते हैं। पाश्चात्य विचारकों में से सबसे अहम योगदान माना जाता है, अहम तरीके तवज्जो दी जाती है। नेक्स्ट है राज्य की सर्वोपरिता। यहाँ पे राज्य की सर्वोपरिता से मतलब क्या है कि राज्य सबके ऊपर है, तो यह भी सही है। यहाँ पे राज्य की सर्वोपरिता से कानून से है, तो कानून क्या है, सबसे ऊपर है। राज्य की सर्वोपरिता, तो सर्वोपरिता कौन है, राज्य। राज्य का मतलब है यहाँ पे कौन, कानून है, शासन है, वो क्या है, सबसे ऊपर है। ये किसकी अवधारणा है, तो ये अवधारणा है प्लेटो के न्याय की अवधारणा की। तो देखिए नेक्स्ट है शासन व्यवस्था का निष्पक्ष होना। शासन सत्ता का निष्पक्ष होना। अब निष्पक्ष होना इसको कोई समझाने की जरूरत ही नहीं है कि जो सरकार है, अगर हम अभी की बात करें तो किसी भी जाति, धर्म, पार्टी, जो अभी पार्टी को लेकर बहुत ज्यादा निष्पक्ष हो, जो पक्षपात चल रहा है, वो किसी का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन जो चल रहा है इधर उधर वो है, तो शासन सत्ता का निष्पक्ष होना जरूरी है। ये उस टाइम की बात है, बहुत सालों पहले, और आज तक उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बनता है। शब्द छोटा है लेकिन जो इसका अर्थ निकलता है वो बहुत बड़ा निकलता है। नेक्स्ट देखिए अनिवार्य शिक्षा। तो अभी भी समाज में क्या जरूरी है, अनिवार्य शिक्षा होनी जरूरी है कि नहीं है। अगर कोई भी इंसान शिक्षित नहीं है तो वो अपने हक की लड़ाई के लिए क्या जागरूक होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अनिवार्य शिक्षा होना जरूरी है। लेकिन जो अभी हमारा सिस्टम चल रहा है एजुकेशन का, वो बेरोजगारी को बढ़ा रहा है। प्रैक्टिकली में इनका कोई संबंध नहीं है, बस किताबें रटाई जा रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। जो स्किल किसे बोलते हैं, स्किल होता है कौशल। कौशल नाम का कुछ भी नहीं सिखाया जाता और अलग अलग डिवाइड कर दिया और एजुकेशन की प्रक्रिया इतनी लंबी कर दी कि पूछो मत। यहाँ पे अनिवार्य शिक्षा से यहाँ पे हमको समझना है। नेक्स्ट है शासन व्यवस्था का निष्पक्ष होना, यह हमने पढ़ लिया। सार्वलौकिक न्याय व्यवस्था। सार्वलौकिक न्याय व्यवस्था। सार्वलौकिक का मतलब है यहाँ पे जो जनता में प्रचलित है, जनता को जो पसंद आए, जो जनता में लौकिक का मतलब प्रचलित है, वो न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वो है न्याय नैतिक मान्यता के रूप में। नैतिकता भी होना चाहिए न्याय में, न्याय नैतिकता के रूप में। कई बार कोई इंसान मजबूरी में कुछ उल्टे काम भी कर देता ना, तो उसे नैतिकता की दृष्टि से माफ कर देना चाहिए, न्याय नैतिकता के रूप में। इसने हर प्रकार से सोच के अपने सिद्धांत दिया था, हर प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार निष्पक्षता का दिया है, अनिवार्य शिक्षा का दिया है, सार्वलौकिक न्याय का दिया है, न्याय नैतिकता के रूप में दिया है, अहस्तक्षेप दिया है, न्याय एक पवित्र भावना। अगर हम बोले, जब हम पढ़ते हैं कि अंधविश्वास की बात करते हैं, जैसे पवित्र है, इस प्रकार की शब्द है, तो इसने हर प्रकार से सोचा है। अंधविश्वास के साथ इनमें जो वैज्ञानिक कारण है उनके आधार पर भी इसने अपने सिद्धांत दिए हैं। नेक्स्ट है सामाजिक संगठन का सिद्धांत। सामाजिक संगठन का सिद्धांत। अब सामाजिक संगठन में उसने 3 प्रकार में बांटे थे, दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक। ये हो गए इसकी न्याय की अवधारणा। न्याय की अवधारणा है वो एक बार वापस एक एक पॉइंट देखो, सीरीज में ध्यान रखना। तो देखिए अब हम लास्ट पढ़ेंगे वो है सामाजिक संगठन। अब सामाजिक संगठन क्या है, तो ये प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है, वहां पे सामाजिक संगठन ये अंतिम विशेषता है। अब हम इसकी पढ़ेंगे वो है आलोचना, कि प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत की आलोचना क्या है वो देखिए आप एक बार इसको वापस साफ कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, जो हमने आदर्श वो न्याय की अवधारणा पढ़ी थी, न्याय सिद्धांत, और जो न्याय सिद्धांत की विशेषताएं पढ़ी थी उनमें लास्ट विशेषता वो है सामाजिक, मनुष्य का सर्वांगीण विकास के बाद में हमने पढ़ा था सामाजिक संगठन का सिद्धांत। तो वो सामाजिक संगठन का सिद्धांत के बाद में देखो हम जब इनकी आलोचना पढ़ेंगे, तो वो आलोचना मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दी है, क्योंकि जो
टाइम है वो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, 25 मिनट में एक क्वेश्चन करवाने का है हमारा टारगेट, तो वो ज्यादा हो रहा है, इसीलिए हमने पहले ही लिख ली। तो देखिए आलोचना में नैतिक कर्तव्यों और वैधानिक दायित्वों में अंतर। अब नैतिक कर्तव्यों और वैधानिक में देखिए, नैतिक का मतलब होता है हम जो मानवता के लिए करते हैं, जबकि जो वैधानिक होता है वो होता है कानून की दृष्टि में। उन दोनों में अंतर है। प्लेटो की जो न्याय की अवधारणा है वहां पे उन दोनों में अंतर दिया गया है। देखिए आप सुनिए ध्यान लगा और सीरीज में ध्यान भी दीजिए क्या बोला गया है। बारकर विलियम बोर्ड गॉम्पोर्स के अनुसार प्लेटो की न्याय अवधारणा का आधार केवल नैतिकता है, जिसका अनुपालन कानूनी शक्ति के अभाव में नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो प्लेटो की जो नैतिक कर्तव्य दिए गए थे उन्होंने नैतिकता पर ज्यादा जोर दे दिया। अगर नैतिकता पर चलेंगे ना तो वो काम नहीं बनेगा। जैसे हम बोल सकते हैं ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए कितना काम हो सकता है, जब तक उस पर कोई ठोस कानून नहीं बने तब तक वो लागू नहीं हो सकता। तो ये इसकी पहली आलोचना है। सेकंड देखिए तो व्यक्ति के अधिकारों और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कोई गारंटी नहीं। यहाँ पे जब वो पूरा सिद्धांत हमने पढ़ लिया ना तो व्यक्ति के अधिकारों और उसकी स्वतंत्रता से रक्षा के लिए कोई गारंटी नहीं दी गई है। यह भी आप आलोचना लिख सकते हैं इसकी। इसके अलावा देखिए दार्शनिक शासकों को सत्ता का एकाधिकार देना अनुचित। जो यहाँ पे राजा बनाया था, जो दार्शनिक शासक बनाए थे, उनको एकाधिकार देना बिल्कुल गलत है। निरंकुशता दी थी, उपयोगी निरंकुशता, तो उसकी वो भी गलत है। इसके अलावा चौथा पॉइंट देखिए अमनोवैज्ञानिक। यहाँ पे देखिए अमनोवैज्ञानिक, अमनोवैज्ञानिक का मतलब है ये वैज्ञानिक नहीं है, प्रैक्टिकली में लागू नहीं होती है। वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए जल्दी कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक भावनाओं के विपरीत। प्रजातांत्रिक भावनाओं के विपरीत तो देखो प्रजातंत्र में क्या होता है, जो चुनाव के द्वारा जो शासक आता है जो इसके विपरीत है। इसमें समानता और स्वतंत्रताओं के तत्वों का अभाव है। शासित वर्ग अपने शासकों को अत्याचारी होने पर भी हटा नहीं सकता। शासित वर्ग शासकों को अत्याचारी होने पर भी नहीं हटा सकता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मनुष्य के सार्वजनिक विकास नहीं हो सकता। जो यहाँ पे विशेषीकृत का सिद्धांत आया था हमने देखा था, तो उसके कारण से मनुष्य का सार्वजनिक विकास नहीं हो सकता। सातवां पॉइंट देखो। आठवां पॉइंट वर्तमान काल की जनसंख्या सामाजिक स्थितियों के अनुकूल नहीं है। जो उस समय पे दिए गए थे जो कानून जिस प्रकार की अवधारणाएं बनी हुई थी वो वर्तमान समय के अनुसार नहीं है, क्योंकि अभी जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, समाज में बहुत ज्यादा वर्गों का विभाजन हो चुका है, जबकि पहले 3 ही वर्गों में थे, वो थे दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। नेक्स्ट पे देखिए कार्य में हस्तक्षेप की नीति अनुचित। कार्य में हस्तक्षेप की नीति अनुचित। ये देखिए कई बार हस्तक्षेप भी जरूरी होता है, कई बार हस्तक्षेप भी जरूरी होता है। अगर हम पंचशील सिद्धांत की बात करें 1954 में चाओ एन लाइन और जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य हुआ था, तो वहां पे हस्तक्षेप भी एक वर्ड आया था। एकता अखंडता की रक्षा करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे। तो यहाँ पे देखो हस्तक्षेप की नीति अनुचित है। इस न्याय सिद्धांत में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कार्य संपन्न करे, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। यह व्यवस्था प्रशासन में अड़चन पैदा करेगी, क्योंकि व्यवस्था कायम करने में कई कार्य में हस्तक्षेप करना अनिवार्य होता है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हस्तक्षेप कार्य में अनुचित है। देखो हस्तक्षेप अनुचित। अब अनुचित किस प्रकार का वो आपने देख लिया। अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं, तो वो है बर्मित सिद्धांत। अब यहाँ पे बर्मित सिद्धांत से तात्पर्य, इस सिद्धांत पे हम फिक्स टारगेट पे नहीं पहुंच रहे कि आखिर ये सिद्धांत की मकसद क्या है, यहाँ पे ऑथेंटिक चीज क्या है, मूल चीज क्या है, ये सब कुछ चल रहा है। ये अनुचित है, आपको आप भी भ्रमित हो रहे होंगे, इसीलिए ये भ्रमित है। नेक्स्ट देखिए 11वां दार्शनिक राजा पर विश्वास नहीं। अब देखिए प्लेटो दार्शनिक राजा को सर्वगुण संपन्न मानता था, तब उसको एक कठोर शिक्षा प्रणाली से प्रशिक्षित होना पड़ता था। अब देखिए प्लेटो की हम शिक्षा प्रणाली पढ़ेंगे ना, तो वहां पे पढ़ेंगे कि दार्शनिक तक पहुंचने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, उसके स्टेप कितने हार्ड थे। ये छोटे वाले क्वेश्चन में आएंगे ये स्क्रीन रिकॉर्डर की सहायता से या किसी भी प्रकार से आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए प्लेटो का न्याय सिद्धांत राज्य की अवधारणा को प्रभावित करता है अथवा प्लेटो के न्याय एवं आधुनिक न्याय में अंतर। देखिए एक बार शॉर्ट में देख लेना ये सब कुछ, तो आप ध्यान लगाकर देखना। राजा के हितों में एकता स्थापित करना, फर्स्ट पॉइंट है राजा के हितों में एकता स्थापित करना। आदर्श राज्य में जब प्रत्येक नागरिक न्याय सिद्धांत के अनुसार जीवन व्यतीत करता है तो इससे पूर्ण संतुष्टि, प्रसन्नता एवं सुख प्राप्त होता है। राज्य के तीनों वर्गों में उचित तालमेल एवं संतुलन स्थापित होता है। न्याय सिद्धांत व्यक्ति राज्यों के हितों में परस्पर एकता स्थापित करता है।
यहाँ पे जो न्याय दिया गया वो न्याय किस लिए दिया गया है, तो राज्य और व्यक्ति के बीच में एकता स्थापित करने के लिए दिया गया है। फर्स्ट बात यह है राज्य की हितों में एकता स्थापित करने के लिए। दूसरा पॉइंट है सद्गुणों के द्वारा आदर्श राज्य का रूप बनना। सद्गुणों के द्वारा राज्य का आदर्श रूप होना। जहाँ जिस प्रकार प्लेटो ने नैतिकता पे ज्यादा जोर दिया, नैतिक कर्तव्यों पे, तो इसीलिए कहा गया कि सद्गुणों के द्वारा आदर्श राज्य का रूप बनना। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर पॉइंट, प्लेटो का न्याय सिद्धांत राजनीति में नैतिकता के महत्व को प्रकट करता है। यह सिद्धांत एक अच्छे व्यक्ति तथा एक अच्छे नागरिक में भेद नहीं करता। तो यहाँ पे सब कुछ बातें की गई है, नैतिकता के बारे में बात की गई है, आदर्श राज्य, आदर्श न्याय की अवधारणा, तो ये सब कुछ नैतिकता पर ही बात करता है। प्रैक्टिकली में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कानून वैधानिक लागू नहीं होंगे तो क्या नैतिकता ही नैतिकता से सब कुछ कंट्रोल रहेगा, एकता स्थापित होगी, कोई मानने का बात तो वो भी है। अब नेक्स्ट पे देखिए, यह सिद्धांत आधुनिक राज्य के लिए स्वाभाविक एकता प्रदान करता है और इस प्रकार व्यक्ति व समाज के हितों में एकता स्थापित करता है। नेक्स्ट पे देखिए, यहाँ पे समझने वाली कोई बात नहीं है कोई खास। प्लेटो यह सिद्धांत आधुनिक राज्य को स्वाभाविक एकता प्रदान करता है, इस प्रकार व्यक्ति व समाज के हितों में एकता स्थापित करता है। यह सिद्धांत सार्वजनिक जीवन में पतन का मुख्य कारण है। यह सिद्धांत सार्वजनिक जीवन में पतन का मुख्य कारण राजनीतिक सत्ता। ये देखो, ये पूरा एक बार आप पढ़ेंगे ना अच्छे से तभी ये समझ में आएंगे। तो हम इस क्वेश्चन को ना दूसरे क्वेश्चन को पूरा करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है शिक्षा सिद्धांत, क्योंकि शिक्षा सिद्धांत पर ही दार्शनिक वर्ग का उद्भव हुआ था। तो अब आप आ जाइए तीसरा पॉइंट पे, तीसरा क्वेश्चन पे, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो देखिए हम तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत है वो पूरा देखते हैं। अगर प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक को 8 भागों में बांटकर पढ़ेंगे ना तब मजा आता है, लेकिन अभी टाइम की कमी की वजह से ना ये जल्दीबाजी में चल रहा है। एक बार आप शब्दों को पकड़ने की कोशिश करना, शब्दों को सुनने की कोशिश करना कि प्लेटो की जो पुस्तक है उसके ऊपर आर्टिकल किस प्रकार हम लिख सकते हैं, या आर्टिकल टाइप में पासिंग मार्क्स कैसे ला सकते हैं, पॉइंट से, हेडिंग से। तो देखिए प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत, शिक्षा पे क्या थे उनकी जो अवधारणा थी, आलोचनात्मक अवधारणा तुम देखती। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि प्लेटो ने जो इसकी इंट्रोडक्शन भूमिका में क्या क्या बताई वो देखिए। तो वह है, प्लेटो एक महान राजनीतिक विचारक होने के साथ साथ शिक्षा शास्त्री भी था। तो यहाँ पे आप एक शिक्षा शास्त्री शब्द को पकड़िए। उसने शिक्षा की उपयोगिता को स्वीकार कर अपने राज्य में न्याय तंत्र को कार्यान्वित करने के लिए शिक्षा को मुख्य आधार बताया। न्याय तंत्र को देखो यहाँ पे, अब समझिए शब्द। प्लेटो क्या था, एक तो था शिक्षा शास्त्री, शिक्षा शास्त्री। एक उसने कहा था कि शिक्षा का जो महत्व है वो किसके लिए है, न्याय की अवधारणा के लिए। यह न्याय की अवधारणा को समझने के लिए भी शिक्षा का महत्व होना चाहिए। इसके अलावा अब अगला वर्ड देखिए, वो है क्या है, शिक्षित केवल कुछ ही व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि राज्य के सभी नर नारियों को शिक्षित करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वो है नर नारियों, मतलब सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए, नर नारियों के लिए, नर नारियों के लिए शिक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा उसका एक कथन है वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी शिक्षा के आधार पर रूसो इसे शिक्षा संबंधी श्रेष्ठ करती मानता। देखो ये जितना भी मिल रहा है ना शिक्षा की, ये किस में मिल रहा है, तो ये रिपब्लिक में मिल रहा है। रिपब्लिक पुस्तक का नाम है और इस रिपब्लिक के पुस्तक के बारे में रूसो का क्या कथन है वो देखिए। रूसो इसे शिक्षा संबंधी सर्वश्रेष्ठ करती मानता। रूसो इसे शिक्षा संबंधी सर्वश्रेष्ठ करती मानता है, सर्वश्रेष्ठ करती मानता है। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा एक बारकर मोदी का है कथन, वो देखिए। ये कथन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है बारकर मोदी का। ये देखिए एग्जैक्ट पूछा जाता है। देखिए
प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था, किसकी व्यवस्था? प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था मानसिक रोगियों का मानसिक इलाज है। मानसिक रोगों के उपचार के लिए, मानसिक रोगों के लिए मानसिक दवा का उपचार है। ये कथन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, दवा का उपचार है। तो यह तो इसकी शिक्षा के उदाहरण के अंदर हम देख सकते हैं। इससे आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे लगभग। देखिए पहली बात तो ये कि प्लेटो राजनीति के साथ शिक्षा शास्त्री भी था। उसकी न्याय की अवधारणा, उसका मानना था कि जो शिक्षा है, शिक्षा का महत्व जो है वो न्याय की अवधारणा से हम समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा इधर देखते हैं। इसके अलावा जो था वो नर नारियों के लिए जरूरी है शिक्षा। अब इसके अलावा रिपब्लिक में न्याय की जो पूरी प्रक्रिया दी गई थी। रूसियों ने इस रिपब्लिक को कहा शिक्षा संबंधी सर्वश्रेष्ठ कृति माना। बारकर ने कहा कि जो प्लेटो की शिक्षा पद्धति है वो मानसिक रोगों की मानसिक दवा है, मानसिक रोगों की मानसिक इलाज। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, तो वो है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत जल्दी से जल्दी हम इसको करवाने की कोशिश करेंगे ताकि 6-7 घंटे में या 5-6 घंटे में ये पूरा हो सके। तो देखिए प्लेटो एक, ये तो हो गया सिद्धांत। अब इसके उद्देश्य देखते हैं, प्लेटो की शिक्षा के उद्देश्य। तो प्लेटो की शिक्षा के उद्देश्य देखिए, निम्नलिखित उद्देश्य कौन कौन से? देखिए, आत्मा का विकास, अब प्लेटो की शिक्षा का पहला जो उद्देश्य है वो है आत्मा का विकास। मनुष्य की आत्मा का गुण ज्ञान है, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य आत्मा की आंतरिक दृष्टि को प्रकाश की ओर ले जाना है। अगर हम बात करें न्याय की अवधारणा में, एक देखा था हमने परंपरावादी, उग्रवादी और यथार्थवादी। तो यथार्थवादी में क्या कहा गया था कि परंपरावादी, उग्रवादी में क्या कहा गया था कि जो आतंकवादी, जो अपराधी भावना के लोग हैं उनको आंतरिक शिक्षा देकर ही उनको सही रास्ते पर लाया जा सकता है। तो उसका फर्स्ट उद्देश्य है शिक्षा का, वो है आत्मा का विकास। सेकंड देखिए यहाँ पे जल्दी से, सुंदर वस्तुओं के प्रति आकर्षण, सुंदर वस्तुओं के प्रति आकर्षण। यहाँ पे पूरा आपको फोकस रखना है, तभी आपके समझ में आएगा। सुंदर वस्तुओं के प्रति आकर्षण। नेक्स्ट पे देखिए, सुंदर आकृतियों प्रति क्या आकर्षण है। देखिए शिक्षा का उद्देश्य सुंदर वस्तुओं प्रति आकर्षण है, जैसे संगीत, चित्रकला, विज्ञान एवं दर्शन। यहाँ पे सुंदर वस्तुओं का आशय है ना, वो केवल गर्ल्स से नहीं लिया गया। यहाँ पे देखो चित्रकला से लिया गया है यहाँ पे। इसके अलावा पेंटिंग से, चित्रकला से हो गया। इसके अलावा है विज्ञान, और इसके अलावा है संगीत। ये क्या है? ये सुंदर वस्तु है। तो शिक्षा से इनके प्रति भी क्या होता है? आकर्षण। नोट, लड़कियों के प्रति आकर्षण की बात कर रहा है ये। यहाँ पे तीसरा वो है शिक्षा की निरंतरता। तीसरा पॉइंट है शिक्षा की निरंतरता। जो प्लेटो की शिक्षा पद्धति थी वो बहुत लंबी थी, लगभग 50 वर्ष तक दी गई है। तो देखिए शिक्षा आदि से अंत तक चलने वाली है। वास्तविक शिक्षा का आरंभ 50 वर्ष से ऊपर की अवस्था से प्रारंभ होता है, क्योंकि इस आयु पर मानव प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त कर चुका होता है। तो देखिए शिक्षा की निरंतरता में उसका मानना है कि अगर जब हम जवानी की बात करते हैं, तो जवानी में जब हम क्या करते हैं, केवल जोश में कुछ काम कर देते हैं, तो वो शिक्षा नहीं है। उसका मानना है कि 50 वर्ष के बाद में जब हमारा पूरा जोश खत्म हो चुका होता है, तब जाकर हम इस शिक्षा को ना प्राप्त करने के लायक बनते हैं। तो इसने क्या किया? शिक्षा की निरंतरता को महत्व दिया। ये तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं, कम ही बोल सकते हैं इसका, लेकिन यहाँ पे ये उद्देश्य में आया हुआ है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति। हमेशा इंसान को उच्चतर लक्ष्य की प्राप्ति की ओर प्रयत्नशील रहना चाहिए। उच्चतर शिक्षा की प्राप्ति। तो देखिए ये 4 उद्देश्य है प्लेटो की शिक्षा का। आत्मा का विकास, सुंदर वस्तुओं के प्रति आकर्षण, शिक्षा की निरंतरता, उच्चतर शिक्षा की प्राप्ति। अब हम देखते हैं उसका स्वरूप या योजना किस प्रकार की है। तो देखिए
जो शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार का प्रारंभिक शिक्षा है वो देखो। तो देखिए हम देखते हैं सबसे पहले स्वरूप। अब देखिए इसको बांटा गया है दो भागों में, प्रारंभिक शिक्षा और व्यवहारिक प्रशासनिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा। अब यहाँ पे देखिए प्रारंभिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा में क्या क्या दिखाया गया है। आप यहाँ पे मैं जितना भी लिखूं उस पर ध्यान देना है। तो देखिए प्रारंभिक शिक्षा ये 20 वर्ष के तरुण युवतियों को मिलती है। ये कितने वर्ष तक की मिलती है? तो 20 वर्ष तक के तरुण युवतियों को। तरुण वर्ष से यहाँ पे युवावस्था से है, किशोर अवस्था से यहाँ पे तात्पर्य लिया गया है। देखिए आगे इसकी पराकाष्ठा सैनिक सेवा के आरंभ में है। कहाँ से स्टार्टिंग है इसकी? सैनिक सेवा तक। तो देखिए जवानी में अगर जोश रहता है तो उसका यूज हम सैनिक सेवा के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आइए तो वो है, यहाँ पे पाठ्यक्रम दो भागों में चलता है प्रारंभिक में। यहाँ पे पाठ्यक्रम की बात करते हैं हम, पाठ्यक्रम सिलेबस की बात करते हैं। तो देखिए एक तो चलता है यहाँ पर व्यायाम वाला, शरीर को पुष्ट करने के लिए। अगर सैनिक सेवा में जाएगा तो क्या जरूरी है? शरीर का बलिष्ठ होना जरूरी है, मजबूत होना चाहिए। जबकि जो सेकंड है वो है श्रेष्ठ काव्य का अनुपालन। यहाँ पे श्रेष्ठ काव्य का अनुपालन से तात्पर्य है अनुशासन से। यहाँ पे जो है यहाँ पे इसका अर्थ लिया गया है सुंदर वस्तु के प्रति, जैसे गाना वीणा बजाना से यहाँ पे लिया गया है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो इस शिक्षा का उद्देश्य नैतिक और बौद्धिक विकास करना है, जहाँ संगीत सीधे मस्तिष्क का विकास करता है और व्यायाम शरीर का। अब देखिए यहाँ पे श्रेष्ठ काव्य कौन सा है? संगीत है। संगीत विकास करता है मस्तिष्क का, और जो व्यायाम है ये करता है शरीर का। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा 20 वर्ष तक के लिए, सैनिक सेवा के लिए यूज कर सकते हैं। पाठ्यक्रम दो प्रकार में है, व्यायाम वाला शरीर के लिए, श्रेष्ठ काव्य का जो अनुशासन है वो संगीत मस्तिष्क के लिए है। अब हम आगे देखते हैं। प्लेटो ने प्राथमिक अंतर्गत काव्य तथा साहित्य के उच्च रूपों को सम्मिलित किया है। शेबाइन के अनुसार उन्हें नैतिक और धार्मिक शिक्षा का साधन मानता है। यहाँ पे कोई खास वर्ड नहीं है। प्लेटो ने 20 वर्ष की शिक्षा को भी 3 भागों में बांटा है। ये यहाँ पे ध्यान रखने की बात है। 20 वर्षों को भी 3 भागों में बांट दिया। देखो क्या क्या बांटा, देखो 6 से 12, एक तो है 6 से 12, सेकंड है 12 से 18 और 18 से 20। 6 से 12 में क्या लिखा है? तो देखिए धार्मिक और नैतिक शिक्षा। सबसे पहले धार्मिक और नैतिक है। उसके बाद में हम देखते हैं तो वो है व्यायाम और संगीत। ये 18 में देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के आ गए, व्यायाम प्लस संगीत। अब व्यायाम किसके लिए जरूरी है? तो वो शरीर को बलिष्ठ करने के लिए, संगीत मस्तिष्क को विकास करने के लिए। 18 और 20 में यहाँ पे है शौर्य के लिए, साहस, आत्म नियंत्रण, साहस, शौर्यता की भावना, वीरता की भावना, आत्म नियंत्रण। आत्म नियंत्रण का यहाँ पे क्या मतलब है? अनुशासन से यहाँ पे मतलब लिया गया है इसका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आगे क्या है। अब उच्च शिक्षा की हम बात करते हैं, उच्चतर शिक्षा यहाँ पे। तो उच्चतर शिक्षा में देखिए क्या है, ये 20 से 35 वर्ष की अवस्था, 20 से 35 वर्ष में दी जाती है। पहले बात तो ये। सेकंड बात देखिए तो क्या है इसका अर्थ। अब इसका जो उद्देश्य है वो है विद्यार्थियों को क्या बनाना? प्रशासक बनाना। प्रशासक का मतलब समझ रहे हो आप, सिविल सेवा वाला प्रशासक बनाना है यहाँ पे इसका तात्पर्य। और संरक्षक, विद्यार्थियों को संरक्षक। अब देखिए यहाँ पे उच्च शिक्षा को भी है ना वापस बांटा गया है 3 भागों में। पहला है वैज्ञानिक शिक्षा, इसको हम पॉइंट देते हैं। देखो ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया। अब इसको हम दे देते हैं ए दे देते हैं, फिर बी दे देते हैं और फिर सी दे देते हैं। जो फर्स्ट है वो है वैज्ञानिक शिक्षा। वैज्ञानिक शिक्षा में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास का वो अध्ययन नहीं किया जाता। अब देखिए वैज्ञानिक शिक्षा में क्या है। तो देखिए वैज्ञानिक शिक्षा में इस व्यक्तियों को
प्राथमिक शिक्षा में उत्तीर्ण व्यक्तियों को, विद्यार्थियों को ही इस शिक्षा में प्रवेश देना है। जो यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा पास करता है वही वैज्ञानिक शिक्षा में आता है। पहली बात ये, स्त्रियों को भी प्लेटो पुरुषों के समान अधिकार देता है। यहाँ पे उच्च शिक्षा का जो है दोनों पे फंडा लागू होता है, महिलाएं भी कर सकती है और पुरुष भी करते हैं। नेक्स्ट है, प्लेटो कहता है कि उच्च शिक्षा के लिए व्यक्तियों का चुनाव निष्पक्ष भाव से किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक हम देख सकते हैं निष्पक्ष भाव है, समान रूप से है, स्त्रियां और पुरुष दोनों है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो वो देखिए, इसके अंदर गणित, नीति शास्त्र, इसके अलावा है वो है ज्योतिष और दर्शन शास्त्र। ज्योतिष और दर्शन शास्त्र, इस प्रकार इन सब्जेक्ट का है वो अध्ययन करवाया जाता है। दूसरा है दार्शनिक शिक्षा। दार्शनिक शिक्षा में देखिए, दार्शनिक शिक्षा में क्या है, दार्शनिक वर्ग के लिए बनाना है जो शासक वर्ग के लिए। देखिए, वैज्ञानिक शिक्षा की समाप्ति के बाद 30 वर्ष की उम्र के बाद, ये कितने वर्ष तक है, ये है 20 से 25, 30, और 30 के बाद में क्या होती है, तो ये होती है दार्शनिक शिक्षा। दार्शनिक शिक्षा में क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं उनको दार्शनिक बनाने के लिए उनकी अवधारणाएं देखो किस प्रकार से होती है। तो 30 वर्ष की आयु की बाद में होती है और वैज्ञानिक शिक्षा समाप्ति के बाद होती है, जिसमें असफल रहने वाले विद्यार्थी राज्य के साधारण प्रशासक व सैनिक होंगे। और इसमें उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को 5 वर्ष तक गणित, न्याय, तर्क और दर्शन की विशेष शिक्षा दी जाती है। दर्शन प्रौढ़ अवस्था के लिए, ना कि युवा अवस्था के लिए। यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है वो तर्क, न्याय और दर्शन के लिए दी जाती है। अगर जो वैज्ञानिक शिक्षा में फेल होते हैं वो होती है सैनिक शिक्षा के लिए चालू, सैनिकों में चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, 5 वर्ष का अलग सिलेबस चलता है। तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, इसके अलावा जो चलता है वो है न्याय और दर्शन, तो ये चलता है। दार्शनिक शिक्षा हो गई। तीसरी शिक्षा है वो है व्यवहारिक प्रशासनिक शिक्षा। व्यवहारिक प्रशासनिक शिक्षा, प्रशासनिक शिक्षा। अब व्यवहारिक प्रशासनिक शिक्षा का मतलब है 35 से 50 तक है ये सबसे पहले। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो बंदा दार्शनिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, सब शिक्षा को पास करने के बाद में उसे जो पहले जिन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली है उनके साथ छोड़ा जाता है, प्रैक्टिकली उनके साथ है वो डिस्कस करता है, प्रैक्टिकली सब कुछ सीखता है। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं प्लेटो की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं। तो देखिए, शिक्षा पद्धति की विशेषताएं क्या क्या है। पहले एक बार इसको देखो, वापस देखो इसका स्वरूप क्या है। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो प्लेटो की शिक्षा है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था इसकी सिद्धांत, ये एक क्या है, शिक्षा शास्त्री भी है। इसके अलावा जो प्रोफेसर बारकर और जो रूसो है उनकी 2 कथन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में शिक्षा का सिद्धांत पढ़ा हमने कि न्याय नर और नारी दोनों के लिए। इसके बाद में हम उद्देश्य की बात करते हैं तो 4 इसके उद्देश्य है, वो है आत्मा का विकास, सुंदर वस्तुओं के प्रति आकर्षण, शिक्षा की निरंतरता, उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति। तो ये 4 उद्देश्य है। वापस देखो, आत्मा का विकास, सुंदर वस्तुओं के प्रति आकर्षण, शिक्षा की निरंतरता, उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति। ये लिख लिख के याद कर सकते हैं आप बड़ी आसानी से। नेक्स्ट देखिए, प्लेटो की शिक्षा का स्वरूप या योजना। तो जो 2 पाठ्यक्रमों में यहाँ पे आप देखिए, एक है प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा है उच्चतर शिक्षा। जो प्रारंभिक शिक्षा है वो 20 वर्ष की है, उच्चतर शिक्षा 20 से 35 तक की है, या 50 तक हम मान सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में क्या होता है, 20 वर्ष तक के लिए होती है। इसमें सैनिक शिक्षा दी जाती है। पाठ्यक्रम 2 भागों में चलता है, एक तो व्यायाम से संबंधित, एक संगीत का चलता है। संगीत का मतलब है यहाँ पे मस्तिष्क का विकास करने के लिए, अच्छे साउंड के द्वारा, व्यायाम के द्वारा शरीर को बलिष्ठ करने के लिए। अब इस 20 वर्ष को अगर हम वापस डिवाइड करें 6 से 12 के लिए, एक 12 से 18 के लिए, एक 18 से 20 के लिए। 6 से 12 में दिया जाता है धार्मिक और नैतिक शिक्षा, 12 से 18 में दिया जाता है व्यायाम और संगीत समस्या, संगीत की जानकारी दी जाती है। उसके बाद में 18 और 20 में सांस, आत्मविश्वास दिया जाता है, आत्मनियंत्रण की भावना दी जाती है।
और इस वर्ग से क्या तैयार होता है, सैनिक तैयार होता है। उसके बाद में 20 वर्ष बाद पास करने के बाद में वैज्ञानिक शिक्षा में आता है उच्चतर शिक्षा के लिए। वहां पे होती है वैज्ञानिक शिक्षा होती है 20 से 30 के लिए। निष्पक्ष होती है वैज्ञानिक शिक्षा, इसमें नर और नारियां, महिलाएं और पुरुष दोनों में समान रूप से चूज किया जाता है। यहाँ पे गणित, नीति शास्त्र, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में आता है दार्शनिक शिक्षा। दार्शनिक शिक्षा में वैज्ञानिक शिक्षा को पास करने वाले आते हैं, अगर दार्शनिक शिक्षा में फेल होते हैं तो वो सामान्य प्रशासनिक सेवा पर लग जाते हैं। अब दार्शनिक शिक्षा में क्या होता है, यहाँ पे 5 वर्ष का चलता है जिसमें तर्क, न्याय और दर्शन, तो ये 30 से 35 हो जाएगा अगर 5 साल की हम बात करें तो। अब यहाँ पे 5 वर्ष के लिए तर्क, नीति शास्त्र दिया जाता है। इसके बाद में दिया जाता है वो है व्यवहारिक और प्रशासनिक शिक्षा, दार्शनिक वर्ग, और राजा जो बनता है वो यहाँ से बनता है 50 वर्ष का लगभग बाद में बनता है। ये इसकी शिक्षा का स्वरूप है, किस प्रकार 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अब देखिए हम नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं, तो वो है प्लेटो की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं। यह वीडियो देखने के बाद में एक बार आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना जल्दी से बता रहा हूँ कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये भी है पक्की बात है। अगर एक एक को 2-3 बार समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, परंतु टाइम बहुत लगेगा और इतना टाइम है किसके पास। एक शायरी सुनाओगे। नेक्स्ट देखिए प्लेटो की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं। देखिए यहाँ पे आप दिख रहा है सर यहाँ पर जी, तो देखिए विशेष यहाँ पे देखिए आप विशेषताएं क्या क्या है इसकी शिक्षा की पद्धति की, तो वो देखिए फर्स्ट शिक्षा की पद्धति है वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। जैसा कि अभी भी की कौन सी क्लास तक, 8वीं क्लास तक या 5वीं क्लास तक अभी भी, तो देखिए फर्स्ट है वो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा, तो देखिए प्लेटो का मानना था कि ये शिक्षा है वो निःशुल्क होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए। देखिए प्लेटो के नगर राज्य एथेंस में निजी शिक्षा तो थी, वह अत्यधिक महंगी भी थी, क्योंकि सोफिस्ट शिक्षा देने हेतु काफी बड़ी धनराशि लेते थे, अतः अत्यधिक पैसे वाली शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। नागरिक और राज्यों के कल्याण हेतु प्लेटो ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पढ़ दी। देखो ये एथेंस है, स्पार्टा है, ये सब कुछ नाम हम वहां पे पढ़ेंगे, वहां पे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो वहां पे जो थी वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा थी। वहां पे प्राइवेट स्कूल थे लेकिन वहां पे बहुत महंगे थे। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तो देखिए महिला और पुरुषों को एक समान शिक्षा। महिला और पुरुषों को एक समान शिक्षा। यहाँ पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था, वो आपको देखना है। तो देखिए प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में महिलाएं और पुरुषों हेतु एक ही प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया। उसने अपने आदर्श राज्य में दोनों को समान रूप से प्रत्येक पद का अधिकारी माना, मतलब कोई भी कलेक्टर महिला भी बन सकती थी, पुरुष भी बन सकती थी। ये यहाँ पे शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण, यहाँ पे देखिए शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण। वहां पे उस समय क्या था, तो प्राइवेट स्कूलें थी वो बहुत महंगी थी, प्राइवेट शिक्षा थी वो बहुत महंगी थी, सोफिस्ट दिया करते थे। तो उसका मानना था कि शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। चौथा पॉइंट है एक रूपता और सर्वव्यापी शिक्षा। एक रूपता और सर्वव्यापी शिक्षा। एक रूपता का मतलब यहाँ पे सभी जगह पर एक रूप की दी जानी चाहिए, और सर्वव्यापी मतलब सब जगह तक ये अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो है धर्म और नैतिकता को उचित स्थान। धर्म और नैतिकता को उचित स्थान। तो देखिए धर्म और नैतिकता दोनों को उचित स्थान दिया गया है। यहाँ फिर वैज्ञानिकता के साथ साथ धर्म और नैतिकता को भी साथ में देना है। तो देखिए प्लेटो ने अपनी शिक्षा में अंतर्गत धर्म और नैतिकता को उचित स्थान प्रदान किया।
यह नैतिकता की दृष्टि से कुरुचिपूर्ण साहित्य और कलाकृतियों को स्वीकार करने हेतु कदापि तैयार नहीं था। उसका मानना था कि जो कुरुचिपूर्ण साहित्य है जिससे युवा लोग भटके वहां पे उनका प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो वह शासकों के शिक्षण पर बल। उसका मानना था कि शासक है वो सभी के सभी क्या होने चाहिए, सभी के सब शिक्षक होना चाहिए, शिक्षित होने चाहिए। शासकों के शिक्षण पर बल, तो ये भी हो गया, शिक्षण पर बल दिया गया था। वो दार्शनिक वर्ग 35 वर्ष की आयु के बाद में बनाता था। अब देखिए इसकी सीमाएं और आलोचना, एक बार विशेषताएं देखिए। प्लेटो ने जो शिक्षा की जो पद्धति बताई, अवधारणा बताई, उसकी जो विशेषताएं देखी। उसका मानना था सभी जगह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। उसके बाद में उसका मानना था कि महिला और पुरुषों को एक समान शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके अलावा शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए क्योंकि वहां पे महंगी स्कूलें थी। एकरूपता और सर्वव्यापी शिक्षा होनी चाहिए। धर्म और नैतिकता को उचित स्थान दिया जाना चाहिए। शासक के शिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। अब देखिए इसकी आलोचनाएं और कमियां क्या है, तो वो देखिए। आलोचनाएं और कमियां, हाँ तो दोस्तों वीडियो लंबा बनने की वजह से ना इसको मैंने पहले ही लिख लिया है। तो देखिए सबसे पहला है वह निम्न वर्ग उच्च शिक्षा से वंचित है, यहाँ पे उचित नहीं है। तो देखिए वंचित वाला है ना ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो निम्न वर्ग है, उत्पादक वर्ग है, उसके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो ये भी इसकी आलोचना है, बहुत आलोचना, कड़ी आलोचना मान सकते हैं हम। दूसरा है व्यवहारिकता की कमी। अब इसने जो शिक्षा पद्धति दी थी वो हमने पढ़ा, प्रारंभिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा कितने वर्ष की थी, तो वो थी 50 वर्ष की। वो व्यवहारिकता में है, वो पॉसिबल नहीं है। तीसरा पॉइंट देखिए न्याय सिद्धांत से विसंगति। अब जो न्याय सिद्धांत दिया था उसकी अवधारणा अलग बन रही है और शिक्षा की अलग बन रही है धारणा। तो यही यहाँ पे इसकी बड़ी समस्या हो गई। जैसे देखिए जो उत्पादक वर्ग के जो बालक बालिकाएं थी उनकी न्याय अवधारणा में भी अपेक्षा की गई थी, वहां पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अपेक्षा की गई थी, वहीं से इसका कनेक्शन है। व्यक्तिगत नैतिकता का हनन, यह भी उत्पादक वर्ग पे उसने कोई ध्यान नहीं दिया। शिक्षा की लंबी अवधि निरसरता, मतलब अगर कोई इंसान 50 साल तक पढ़ता ही जाएगा तो वो क्या निराश होएगा कि नहीं होएगा, तो यह भी इसकी कमी है। नेक्स्ट है साहित्य पर कम बल। इसने साहित्य की रचना पर ज्यादा बल नहीं दिया। इसने हालांकि कहा कि कुरुचिपूर्ण साहित्य पर प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन साहित्य पर इसने कोई खास नहीं बताया। विरोधाभास का यहाँ पे मतलब देखिए किस प्रकार इसने दो दिए थे, वहां पे विरोधाभास है। तो इसने कहा था कि अनुशासन में रहिए। जो प्राथमिक शिक्षा थी वहां पे इसने अनुशासन का बोला था, जबकि जो उच्चतर शिक्षा थी, जो प्रारंभिक शिक्षा में क्या अनुशासन है, जबकि जो उच्चतर शिक्षा वहां पे बोल रहा है स्वतंत्र चिंतन का। तो यहाँ पे इन पे क्या है, विरोधाभास है, असामंजस्यता। अगर हम इन एक एक पॉइंट को देखें ना तो इनमें कोई प्लानिंग, कोई कुछ भी नहीं बन रहा। निम्न वर्ग उच्च शिक्षा से वंचित है, व्यवहारिकता की कमी है, न्याय शिक्षा से विसंगति है, व्यक्तिगत नैतिकता का हनन है, शिक्षा की लंबी अवधि निरसरता, साहित्य पर कम बल, विरोधाभास। राजस्थान।